हेलो स्टूडेंट। आज हम जानेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में कि रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में क्या बताया था। सो लेट्स स्टार्ट विद कैमनी का। रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था जिसको रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग भी कहते हैं। एक्स नहीं, अल्फा कण, अल्फा कण। सोने की पतली पन्नी ली इसने जिसकी मोटाई कितनी थी? 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर मोटाई की एक पन्नी ली जिस पर रेडियो एक्टिव स्रोत से अल्फा कणों की बौछार करवाई, अल्फा कण डाले। तो इस पतली पन्नी के आसपास एक वर्ताकार प्रदीप्तशील एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई। यानी जो पन्नी ली है इसके चारों ओर एक स्क्रीन लगाई जो किसकी बनी थी? जिंक सल्फाइड की बनी थी। क्योंकि जब कोई अल्फा कण इस स्क्रीन से टकराता है तो उस पर एक चमक बनती है, फ्लैश उत्पन्न होती है, ताकि अल्फा कण का पता लगाया जा सके। ये है अल्फा जो रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग दर्शाया था। वैसा ही अपरेटस इसने क्या किया कि अल्फा कण की बौछार डाली किस पे? एक गोल्ड फॉइल यानी सोने की पन्नी के ऊपर बौछार डाली। तो जब अल्फा कण सोने की पन्नी से टकराते हैं तो क्या देखता है ये कि ज्यादातर अल्फा कण सीधे पार निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण इससे टकराकर मुड़ जाते हैं और करीबन 2000 में से एक है वो एक अल्फा कण टकरा के वापिस आ जाता है। ये बताया था, ये देखा था रदरफोर्ड ने। जो प्रकीर्णन अनुप्रयोग में परिणाम निकले वो बहुत ही अनपेक्षित थे। यानी थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन ने क्या बताया था कि परमाणु है वो एक तरबूज के समान है और उसमें धनावेशिक कण है। धनावेश के पूरा का पूरा क्या है? धनावेश का गोले के समान है तरबूज, और उसके अंदर जो बीज होते हैं तरबूज में वैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं। ये थॉमसन ने बताया था। थॉमसन का जो प्लम पुडिंग मॉडल था वो यही बताता है। थॉमसन के मॉडल के अनुसार क्या है कि पत्ती में उपस्थित सोने के प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान पूरे द्रव्यमान में पूर्ण रूप से एक समान में बंटा हुआ है, एक समान रूप से परमाणु में फैला हुआ है, ये बताया था थॉमसन ने। तो अल्फा कणों की इतनी ऊर्जा होती है कि जब अल्फा कण इससे टकराएंगे तो क्या होगा कि वो या तो सीधे पार निकलेंगे तो उनकी गति है वो धीमी हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, या फिर वो फिर इससे टकरा के 90 डिग्री पर मुड़ जाने चाहिए, ये होना चाहिए। तो इनकी दिशा बहुत ही कम कोण में बदल जाएगी, यानी वो इनकी दिशा बदल जाएगी, ये होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह था थॉमसन का मॉडल जिसके अनुसार कण सीधे जाएंगे और इनकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि अल्फा कणों की क्या थी? अल्फा कणों की ऊर्जा बहुत ही अधिक थी। लेकिन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने यह देखा कि ज्यादातर कण सीधे निकल जाते हैं जिनकी स्पीड कम नहीं होती, और कुछ कण क्या है? मुड़ जाते हैं, टकरा के किसी न किसी एंगल पर मुड़ जाते हैं, और हजारों में से एक कण है वो क्या करता है? वापिस 180 डिग्री पर मुड़ के वापिस आ जाता है, एक अल्फा कण। तो इससे क्या पता चलता है कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पत्ती पर विक्षेपित हुए बिना निकल जाते हैं, यानी सीधे निकल जाते हैं। इसका मतलब कि परमाणु के अंदर जो अधिकांश स्थान है वो रिक्त होता है क्योंकि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को पार कर जाते हैं। ये निष्कर्ष निकला इस प्रेक्षण से। नेक्स्ट प्रेक्षण क्या है? नेक्स्ट प्रेक्षण ये होता है कि अल्फा कण कम अंश बहुत कम अल्फा कणों का कम अंश बहुत ही कम कोण पर विक्षेपित होता है। यानी बहुत ही कम अल्फा कण ऐसे थे जो कि मुड़ जाते हैं, किसी न किसी एंगल पर मुड़ जाते हैं, ये बहुत ही कम कोण पर मुड़ते हैं, ये देखा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि कुछ ही धनावेशित अल्फा कण विक्षेपित होते हैं। यह विक्षेपण अवश्य ही अत्यधिक प्रतिकर्षण बल के कारण होता है। यानी जो विक्षेपित होते हैं वो किसके कारण होगा? प्रतिकर्षण बल के कारण होगा कि वो किसी एंगल पर मुड़ जाते हैं। इससे पता क्या चलता है कि थॉमसन के विचार के विपरीत परमाणु के अंदर जो धनावेश है वो समान रूप से बंटा हुआ नहीं है, क्योंकि थॉमसन ने समान रूप से बंटा हुआ बताया, लेकिन समान रूप से बंटा हुआ नहीं है। यह एक कम आयतन के अंदर संकेंद्रित है। यानी इस परमाणु के अंदर बहुत ही कम आयतन के अंदर है ये जो इसका भार है, जो धनावेश है, जिसमें धनावेशित अल्फा कण प्रतिकर्षण और विक्षेपण हुआ है। यानी इसके सामने आने से वो प्रतिकर्षित होकर विक्षेपण उत्पन्न हुआ है। अब नेक्स्ट प्रेक्षण क्या देखा इसने कि बहुत ही थोड़े कण, यानी 20,000 में से एक कण, लगभग 20,000 में से एक कण है पीछे की ओर
लौट कर आता है, यानी लगभग 180 डिग्री पर उसका विक्षेपण हुआ है, यानी वो पूर्णतः लौट कर आ जाता है 180 डिग्री पर। कितने? 20,000 में से एक कण लौट कर आता है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि रदरफोर्ड ने इसके द्वारा गणना करके दिखाया कि नाभिक का जो आयतन है वो परमाणु की कुल आयतन की तुलना में अत्यंत ही कम है, यानी बहुत ही नगण्य के समान है। कैसे? इसने बताया कि परमाणु की त्रिज्या है वो 10 की पावर -10 मीटर की होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या है वो 10 की पावर -15 मीटर की होती है। परमाणु की 10 की पावर -10 और नाभिक की 10 की पावर -15 मीटर की। तो इस आकार के इस अंतर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि नाभिक को एक क्रिकेट की बॉल के समान माना जाए तो इस परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी? लगभग 5 किलोमीटर होगी। इतना बड़ा परमाणु होगा और इतनी सी बॉल यानी इसका नाभिक होगा। तो ये रदरफोर्ड ने बताया। अब इन प्रेक्षणों के प्रमाणों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया और इसने क्या बताया कि परमाणु का धनावेश है वो अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित रहता है। इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा, यानी नाभिक के अंदर केंद्रित रहता है परमाणु का जो भार है, द्रव्यमान है वो। नेक्स्ट है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, जिनको ऑर्बिट कक्षा कहा। इस कक्षा वर्ताकार पथों में बहुत तेजी से घूमते हैं। अतः रदरफोर्ड ने परमाणु मंडल को सौर मंडल से मिलता जुलता हुआ बताया, जिससे सूर्य नाभिक के समान होता है और उसके ग्रह हैं वो इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण से स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वो किस बंध से बंधे रहेंगे? स्थिर वैद्युत बलों द्वारा एक दूसरे से बंधे रहेंगे और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहेगा। ये बताया था रदरफोर्ड का अपने प्रेक्षणों के आधार पर। इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, आपको उसका आंसर मिलेगा। आगे की वीडियो 11th और 12th की आती रहेगी। तब तक के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।